2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फेज आउट करके एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम या जिसे हम पॉपुलरली न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, इसे लॉन्च किया था। और अब 20 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है। क्या है बेनिफिट यूपीएस के और क्या बेनिफिट थे एनपीएस के, इनके बीच में 15 पॉइंट्स पर डिफरेंट कंपैरिजन करेंगे हम, और साथ ही में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी स्कीम बेटर हो सकती है आपके लिए। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो पैसा मैटर्स। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन दोनों स्कीम्स के डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस है कि किस तरीके की स्कीम है। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कम डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, और एनपीएस की बात करें तो ये सिर्फ एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि आज मेरी जेब से कितना पैसा जा रहा है ये मुझे पता होगा, मैं कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं मेरी पेंशन के लिए, उसकी मुझे श्योरिटी है। और डिफाइंड बेनिफिट का मतलब है कि मुझे मालूम है कि मुझे कितना रिटायरमेंट के ऊपर जो मेरी पेंशन है वो कितने अमाउंट की आएगी। तो यूपीएस के अंदर आपके पास इन दोनों की श्योरिटी रहती है, लेकिन एनपीएस के अंदर सिर्फ हमें ये मालूम है कि हम कितनी अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं, मगर मार्केट से क्या रिटर्न आएगी उसी के बेस पे मेरा कॉर्पस बनेगा और उसी बेस पे पेंशन आएगी। इसलिए डिफाइंड बेनिफिट हम आज डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें कि कितने साल की सर्विस आपकी जरूरी है, तो यूपीएस के अंदर मिनिमम 25 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए, तभी आपको यूपीएस की फुल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। और एनपीएस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 60 ईयर्स की एज होने के बाद ही आपको फुल बेनिफिट मिलता है। थर्ड हम बात करें कि इसका गारंटीड पेंशन का जो फॉर्मूला है यूपीएस के केस के अंदर वो हमें मालूम है, और 3 तरीके की पेंशन मिलती है। यहाँ पे आपको एक सेल्फ पेंशन मिलती है, आपकी डेथ के बाद फैमिली पेंशन मिलेगी जो आपके स्पाउस को मिलेगी, और थर्ड मिनिमम पेंशन है कि इतनी पेंशन तो मिलेगी। लेकिन अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 7-8 डिफरेंट तरीके की पेंशन होती है जिसको हमने डिटेल में अलग वीडियो में कवर कर रखा है। अब बात करते हैं हम अगर आपको जो मिलनी है पेंशन उसकी, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला है 50% ऑफ बेसिक ओवर लास्ट 12 मंथ्स, यानी कि लास्ट जो आपकी सर्विस खत्म होने से पहले के लास्ट 12 महीने रहेंगे उसकी जो बेसिक आपको मिलेगी उसका एवरेज निकाला जाएगा और उस अमाउंट का 50% निकाला जाएगा। उतनी पेंशन आपको मिलेगी, यह आपका कन्फर्म्ड रहेगा। लेकिन अगर हम एनपीएस की बात करें तो ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना कॉर्पस बना है। जैसे मैंने कहा था कि शुरू में कि आप जो है अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगी, और उसके बाद जो आपका कॉर्पस बनेगा उसके बेसिस पे जब आप रिटायर हो जाएंगे, आप एज अटेन कर लेंगे, तब आप एक एन्युटी प्लान लेंगे, और उस एन्युटी प्लान के बेसिस पे उस टाइम पे जो भी रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम फैमिली पेंशन की। यूपीएस के केस के अंदर 60% ऑफ पेंशन अमाउंट एज फैमिली पेंशन मिलेगी, यानी कि मान लीजिए अगर आपको पेंशन मिल रही थी 1 लाख रुपए की, तो आपकी डेथ के बाद में आपकी स्पाउस को 60,000 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। हाँ, आपकी स्पाउस के डेथ के बाद में कोई भी पेंशन आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। एनपीएस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई डिफाइंड फैमिली पेंशन नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा एन्युटी प्लान लिया है, और एन्युटी प्लान्स के अंदर आपका ऑप्शन रहती है कि आपकी डेथ के बाद आप चाहते हैं अगर स्पाउस को फुल पेंशन आती रहे तो फुल आती रहेगी, अगर आप चाहते हैं कि 50% पेंशन आती रहे तो 50% पेंशन आएगी। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, लेकिन फैमिली पेंशन नाम से डिफाइंड कोई भी स्पेसिफिक पेंशन का अमाउंट नहीं है। अगर हम बात करें एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की, तो यूपीएस के केस में मिनिमम 10,000 रुपीज़ की पेंशन मिलती है अगर आपकी सर्विस ड्यूरेशन कम से कम 10 साल की रहती है। जबकि अगर हम बात करें एनपीएस की तो यहाँ पे कोई भी मिनिमम पेंशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। अगली बात हम करते हैं लमसम अमाउंट की। देखिए, रिटायरमेंट के बाद में आदमी चाहता है कि उसके पास एक लमसम का अमाउंट आए, ताकि वो किसी अपनी ज़रूरत के लिए, हो सकता है अपनी हेल्थ के लिए या फिर अपने फिलैंथ्रोपिक इंटरेस्ट के लिए, उस पैसे को यूज़ कर सके और बाकी का अमाउंट उसे एज अ पेंशन आती रहे। तो अगर हम यूपीएस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ पे आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा जो होगा 1/10 ऑफ योर लास्ट ड्रॉन मंथली पे फॉर एवरी 6 मंथ्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। तो आपको इस हिसाब से एक लमसम का अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनपीएस का, तो यहाँ पे हमने कहा था कि कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है। आप जितना भी पैसा इकट्ठा करेंगे, जिसे हम कॉर्पस कहते हैं, उसमें से आप 60% पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी 40% की आप पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये 60% का चाहे तो आप अमाउंट कम भी कर सकते हैं, तो आपके हाथ में रहेगा कि जो भी आपका लास्ट अमाउंट मिला है जिसमें से आप कितना पैसा विड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंट्रीब्यूशन की, कि अगर यूपीएस की बात करें तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रीब्यूशन रहेगी आपकी 10% की, और एम्प्लॉयर यानी कि जो गवर्नमेंट रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, यहाँ पे 18.5% की कंट्रीब्यूशन करेगी आपके बिहाफ पे। तो यहाँ पे टोटल 28.5% ऑफ बेसिक आपका जो है कंट्रीब्यूट हो रहा है। एनपीएस की दूसरी तरफ बात करते हैं तो एनपीएस हमें पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी एप्लीकेबल है और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी एप्लीकेबल है, और इस साल बजट में यहाँ पे कुछ और चेंजेस भी किए गए थे। तो अगर मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो सेल्फ यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेल्फ कंट्रीब्यूशन तो रहती है 10% की, और गवर्नमेंट जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वो 14% का कंट्रीब्यूशन करती है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के केस के अंदर सेल्फ कंट्रीब्यूशन का तो कोई फंडा नहीं रहता है। आपका अगर कॉर्पोरेट आपके कॉर्पोरेट ने अगर साइन अप कर रखा है तो आपका कॉर्पोरेट 10% का कंट्रीब्यूट करता था पहले, जो एग्जम्प्ट होता था टैक्स से, लेकिन अब उसको बढ़ा के 14% कर दिया गया है अगर
आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन अच्छी है। लेकिन अगर यूपीएस के साथ कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एनपीएस के केस में और एनपीएस गवर्नमेंट और एनपीएस कॉर्पोरेट के केस में, दोनों केस में जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम है। यूपीएस दूसरी तरफ एक जीरो रिस्क प्रोडक्ट है। जीरो रिस्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शुरू से आपको पता रहेगा कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के हिसाब से मुझे पेंशन मिलनी है। लेकिन एनपीएस के अंदर आपकी जो रिटर्न है ये मार्केट लिंक्ड है। देखिए, मार्केट लिंक का मतलब मेरा सिर्फ इक्विटी से नहीं है। इक्विटी में ऑफ कोर्स एक्सपोजर रहता है यहाँ पे, लेकिन आपका जो है बॉन्ड्स के अंदर भी आपका एक्सपोजर रहता है और उनकी वैल्यू भी फ्लक्चुएट रहती है। तो आप डे वन पे नहीं कह सकते कि यार मुझे क्या पैसा मिलेगा या मेरा क्या जो है ओवरऑल मेरा कॉर्पस बन के यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स इंप्लीकेशंस की। यूपीएस के केस में टैक्स की क्या इंप्लीकेशन रहने वाली है, ग्रेचुइटी के केस में क्या टैक्स की इंप्लीकेशन रहेगी, या फिर जो आपको लंप सम अमाउंट रहेगा उसकी टैक्स की इंप्लीकेशन क्या रहेगी, और जो पेंशन मिल रही है, पेंशन तो एज अ सैलरी ही काउंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशंस अभी हमारे पास आनी बाकी है। एनपीएस के केस में हमारे पास क्लैरिटी है कि जो 60% आपका जो कॉर्पस है वो आपका टैक्स फ्री रहेगा, और जो 40% अमाउंट जिसके आगे आप एन्युटी खरीदेंगे उसके ऊपर आपको एज अ सैलरी उसको कंसिडर करना है, जो भी आपको मंथली अमाउंट आएगा, और उसके ऊपर जो भी आपका सैलरी बैंड, जो भी आपका टैक्स का बैंड बनेगा उसके हिसाब से उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएस के अंदर इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन फ्री रहेगी यूपीएस की पेंशन, वो एडजस्ट होती रहेगी जो भी हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली। और एनपीएस की अगर हम बात करते हैं तो एनपीएस में आपको फिक्स्ड पेंशन मिलेगी जब भी आपने पेंशन अपना अचीव कर ली है कि मुझे अपना कॉर्पस देके मुझे ये वाला अमाउंट लेना है, तो ये अमाउंट थ्रू आउट द टाइम आपका सेम रहेगा, उसके अंदर कोई भी इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे भी यूपीएस की अगर बात करें तो थोड़ा सा यूपीएस हमारा बेटर निकल के आता है। स्पाउस की क्या होगा, अब हमने यहाँ पे बात किया था कि यूपीएस के अंदर जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपके स्पाउस को 60% पेंशन मिलेगी, जिसे हमने फैमिली पेंशन कहा था। लेकिन यूपीएस के केस में उसके बाद आपके स्पाउस की डेथ होने के बाद आपके बच्चों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और वो जो भी पैसा आपने इकट्ठा किया होगा वो सारा ठन गोपाल हो जाएगा। लेकिन एनपीएस के केस में आपके पास ऑप्शन रहती है कि आपको पेंशन मिलती रहे, आपके जाने के बाद आपकी वाइफ को पेंशन मिलती रहे, या फिर अगर दूसरी तरीके से आपकी वाइफ अगर एनपीएस को ऑप्ट करती है तो आपको पेंशन मिलती रहे, और उसके बाद जो भी फंड है वो वापस से आपके बच्चों को मिल जाएगा। तो वो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन निकल के आती है जो कि यूपीएस के केस में नहीं है। यूपीएस के केस में अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम अमाउंट हमारे पास सिर्फ रिटायरमेंट के ऊपर आप निकाल सकते हैं, उससे पहले आपके पास ऑप्शन नहीं रहती है कि कोई भी आप रिटायरमेंट से पहले कोई लमसम अमाउंट निकाल सके। लेकिन अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो सेविंग्स है उसका 20% अमाउंट निकाल सकते हैं बिफोर अचीविंग 60 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर आप प्री रिटायरमेंट ले लेते हैं, 60 साल से पहले आप रिटायर हो जाते हैं, तो वहां पे आप 20% ऑफ सेविंग्स को विड्रॉ कर सकते हैं। तो इन सब अगर चीजों को हम देखें तो यूपीएस में आपको प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है, यूपीएस में आपको ये बेनिफिट है कि हाँ हमारे पास जो है अमाउंट कितना आएगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। लेकिन एनपीएस में हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क रहता है। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको यहाँ पे हमने कंपेयर नहीं किया है, वो ये है कि एनपीएस में जो आपकी रिटर्न जनरेट होती है वो इक्विटी में डाल के पैसा रिटर्न जनरेट होती है। और मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया है यहाँ पे कि 9% से लेकर 15% की रिटर्न जो है लोगों ने आराम से जनरेट करी है। मैंने भी 15% की जनरेट करी है क्योंकि इक्विटी में हमारा एक्सपोजर रहता है। मगर यूपीएस में तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पैसा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करना है। मगर मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ कि यूपीएस या एनपीएस में से कौन सी बेटर है, इसके लिए अभी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आने बाकी है। मैं कुछ सिनेरियोज इसके आने वाले वीडियोस में कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे हम एग्जांपल लेंगे कि अगर आपकी सैलरी 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए है तो किस केस में आपको होपफुली कितनी पेंशन मिलेगी, क्या आप इसके बारे में आज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं या नहीं। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।